मित्रों नमस्कार। हम अपने ग्रेट अभियान मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतर्गत रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखित दौलत के नियम पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब तक 14 भाग पूरे हो चुके हैं। इन 14 भागों में इस बुक की आधी जर्नी भी पूरी हो चुकी है। नियम नंबर 50 तक भाग नंबर 14 में पहुँचे थे। इस पुस्तक में मित्रों कुल 100 नियम हैं, तो 50 पूरे हो चुके हैं। अब अगले नियम में आ जाइए, नियम नंबर 51। अब भाग नंबर 15 चल रहा है। इसकी मोटी हेडिंग है, निवेश विशेषज्ञों का इस्तेमाल करें लेकिन उन्हें अपना इस्तेमाल न करने दें। जैसा आपने नियम नंबर 49 से अंदाज़ा लगा लिया होगा, अपने शेयर खुद चुनने वाले ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि दूसरों के मुकाबले वे कंपनी के मूल्य को ज़्यादा पारखी नज़र से देख सकते हैं। जाहिर है, हम यह देखना पसंद नहीं करते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करता है। मुझे यकीन है कि नियमों के खिलाड़ियों ने भी कई मूर्खतापूर्ण निवेश निर्णय लिए होंगे। अगर आपको यह भरोसा नहीं है कि आप हर बार चतुर निर्णय ले पाएंगे या शायद खुद के लिए कभी कभार का निर्णय बचाकर रखना चाहते हैं और किसी जानकार व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो विशेषज्ञों का प्रयोग करना ठीक है। जहां भी ऊंची इमारतें और लंबे लंच मिल सकते हों, वहां निवेश के क्षेत्र के विशेषज्ञ झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। वॉल स्ट्रीट, सिंगापुर, लंदन, हर जगह पर निवेश विशेषज्ञ भरे पड़े हैं जो अपना बड़ा दिमाग और उससे भी बड़े कंप्यूटर आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, थोड़ी सी फीस के बदले। जैसा कहा जाता है, सोना ज़्यादा महंगा खरीदा जा सकता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये विशेषज्ञ किसके हितों के बारे में सोच रहे हैं। मैं निश्चित रूप से एक दोस्त को जानता हूँ जिसने उनका अध्ययन किया है और उनके बारे में लिखा है कि वह पक्का दावा करता है कि शेयर बाजार में बदमाश लोग सक्रिय हैं और कम से कम डिक टर्पिन में नकाब पहनने की शालीनता थी, वह सूट बूट में नहीं था। अगर आप शेयर ब्रोकर हों तो माफ़ करें, मेरा दोस्त थोड़ा सनकी है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि अगर आप शेयर बाजार में विशेषज्ञों की सेवाएं लेने जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप उनका समझदारी से इस्तेमाल करें। यह अगर बहुत बड़ा है और यह नियम इसी के बारे में है। उनका इस्तेमाल किस तरह करें ताकि वे आपके पैसे को कम ना करें बल्कि बढ़ाएं। अब इस बात पर ध्यान दें, यह वाकई महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वे आपको बताएंगे कि वे आपका पैसा लेकर इसका सक्रियता से निवेश कर सकते हैं और बाजार को धूल चटा सकते हैं। वे बताएंगे कि वे बाजार को हर बार हराते हैं और इस बार भी हरा देंगे। हो सकता है उनके पास कुछ रंग बिरंगे चार्ट भी हों जिनमें वे आपको दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह बाजार को हर बार हराया है, हर साल, सिर्फ पिछले साल को छोड़कर। और यह बहुत छोटी बात है। अल्पकालीन करेक्शन हुआ था जिसमें सभी को नुकसान हुआ था, लेकिन अगले साल बस यहाँ साइन कर दें, चैन से सोएं और आप कुछ समय बाद वॉरेन बफेट से ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। यह सुनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है? दरअसल यह कपोल कल्पना और दोषपूर्ण तर्क के सिवाय कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी के औसत से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसी और को औसत से बुरा प्रदर्शन करना होगा, और चूंकि बड़े फंड अपना ज़्यादातर पैसा बाजार में लगाते हैं, इसलिए वे हरा किसे रहे हैं? खुद को। सही है, और यही निवेश उद्योग की बदसूरत सच्चाई है। हर साल कुछ फंड आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, लेकिन दीर्घकाल में शेयर बाजार उनमें से ज़्यादातर समय हरा देता है। ओह, मुझे यकीन है कि उनमें से कई फंड मैनेजर कड़ी मेहनत करते हैं, वाकई करते हैं, लेकिन अंत में लगभग सभी आपके पैसे को शेयर बाजार से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने में असफल हो जाते हैं। सिर्फ कोशिश करने के लिए उन्हें फीस क्यों दें? संभावित विजेताओं को चुनने का ज़बरदस्त नुस्खा संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी शेयरों की हॉट टिप, गर्म हवा। खुद
खुद से यह सवाल पूछें। अगर अधिकांश लोगों की तरह आप ब्रोशर पढ़ते हैं, सलाहकार की बात सुनते हैं जिसे कमीशन मिलता है, और किसी फंड को खरीदते हैं जिसका लक्ष्य बाजार को हराना है, तो वह कौन सी चीज़ है जो औसत से ज़्यादा होगी, लाभ या फीस? आप इस सवाल का जवाब जानते होंगे, है ना? अगर आप अपने पैसे को शेयर बाजार में लगाने में किसी की मदद लेना चाहते हों, लेकिन उसकी जेब में ज़्यादा हिस्सा नहीं पहुंचाना चाहते हों, तो सरल तरीका अपनाएं। अब तरीका समझिए मित्रों। अगर आपके पास समय नहीं है या सबसे अच्छे सक्रिय फंड पर सावधानी से शोध करने का ज्ञान नहीं है, तो फिर इस नियम का अनुसरण करें कि कम ही अधिक है और आम तौर पर सस्ता भी है। उन फंड्स पर विश्वास करें जो चतुर रणनीतियों के साथ इंडेक्स को हराने के लिए न तो बड़े जोखिम लेते हैं, न ही आपसे तगड़ी फीस लेते हैं। ऐसे फंड चुनें जिनका प्रबंधन करने वाले लोग यह बात जानते हों कि लंबे समय में वे बाजार को नहीं हरा सकते, चाहे वे ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में एक शेयर से दूसरे शेयर तक जाने की कितनी ही दौड़ धूप कर लें। उन फंड्स को चुनें जिनका प्रबंधन ऐसे लोग करते हों जो आपके धन का निवेश कम से कम हल्ले और फीस के साथ ऐसे शेयरों में करेंगे जो बाजार के लाभ के बराबर ही लाभ कमाएंगे और फिर लंच करने चले जाएंगे। फिर आप रात को चैन से सो सकते हैं या इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको यह तसल्ली रहेगी कि आपका पैसा शेयर बाजार में सुरक्षित ढंग से लगा है और शांति से आपके लाभ के लिए काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे फंड कहाँ मिलेंगे, तो उन्हें इंडेक्स फंड या ट्रैकर फंड कहा जाता है। जाहिर है वे बिचौलियों को कम कमीशन देते हैं और विज्ञापन पर कम खर्च करते हैं, इसीलिए उनका ब्रोशर आपके वित्तीय सलाहकार के ब्रीफ केस से सबसे अंत में निकलता है। बहरहाल, जब निवेश विशेषज्ञों का इस्तेमाल करने की बात आती है तो चतुर तकनीकों पर नहीं, समय पर भरोसा करें। अनुभव बढ़ने पर आप अधिक सक्रिय नीति अपना सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन माने, इंडेक्स फंड में फीस बहुत कम होती है। मित्रों, अब नियम नंबर 51 पूरा हुआ। अब आ जाइए नियम नंबर 52 में। अगर आप वित्तीय सलाह लेते हैं तो उसकी फीस दें। बहुत से लोग आपको वित्तीय मदद, सलाह, जानकारी, टिप्स तथा मार्गदर्शन देना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अपनी दौलत बचाकर रखना चाहते हैं तो शुरू से ही इस बारे में बहुत सावधानी बरतें कि आप किससे सलाह लेते हैं। दरअसल लोगों के दो समुदाय होते हैं जिनसे आप सलाह, मदद, मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक तो प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जिनका हर्जाना संबंधी आइडेंटिटी इंश्योरेंस बीमा होता है, जिससे अगर वे आपको गलत या ज़्यादा गड़बड़ जानकारी दें तो आप उन पर दावा ठोक सकते हैं और तगड़ा हर्जाना वसूल सकते हैं। अगर वे अपनी सलाह पर अड़े रहें तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दावे का प्रावधान हो, ताकि उनकी बात गलत निकलने पर हर्जाना मिल जाए। इससे वे बहुत सतर्क रहते हैं। आप इन लोगों को फीस देते हैं, इसलिए वे आपसे आपके पैसे के बारे में बात करने के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरे बहुत अमीर लोग हैं, उनकी बात सुनें जब तक कि उन्होंने अपना पैसा लॉटरी में नहीं जीता हो, विरासत में नहीं पाया हो, बैंक में डाका डालकर नहीं लूटा हो या मार काट करके या नशीले पदार्थ खरीदकर स्थानीय नाइट क्लब में न बेचे हों। भले ही उनकी ईमानदारी या सम्मान संदिग्ध है, लेकिन दरअसल उनकी उद्यमिता की योग्यताओं की तारीफ होनी चाहिए। आपके लिए सिर्फ ये दो श्रेणियां ही खुली हैं, आपके लिए ये श्रेणियां बंद हैं। आपके दोस्त और परिवार, शुभचिंतक, परिचित, भले ही उनके पास 1-2 लाख रुपए हों, टीवी कार्यक्रम, इंटरनेट और हाई स्ट्रीट बैंक, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वित्तीय सलाह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हो जिसके पास मान्यता प्राप्त योग्यता या उपयुक्त संगठन की सदस्यता हो जिसमें बहुत अमीर क्लब शामिल है। यह सुनिश्चित करें कि वे जानते हों कि वे क्या कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिलियनेयर जो हाईमैन कहा करते थे,
कि ईमानदारी के क्रम में 3 तरह के बैंक होते हैं। हाई स्ट्रीट बैंक, नंबर 1 हाई स्ट्रीट बैंक, नंबर 2 माउंट बैंक और तीसरा मर्चेंट बैंक। मेरे हिसाब से सलाहकार 2 तरह के होते हैं। सॉरी। आ नंबर, वे जो आपको मूर्ख बनने से रोकते हैं, और बा नंबर, वे जो मूर्ख बनने के बाद आपको बताते हैं कि आप मूर्खता कर चुके हैं। आपको आ श्रेणी के सलाहकारों की ज़रूरत है। बा श्रेणी के सलाहकार तो ढेरों मिल जाएंगे, इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। जब पेशेवर वित्तीय विशेषज्ञों की बात आती है तो 2 और श्रेणियां होती हैं। आ, वे जो आपके पैसे का प्रबंधन करते हैं, और बा, वे जो आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। बा से प्लेग की तरह बचें। जो आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनसे प्लेग जैसी बीमारी से बचें। आप जिस भी वित्तीय सलाहकार की सेवा लें उसे स्वतंत्र होना चाहिए, यानी उसे सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट तक अपनी सलाह सीमित नहीं रखना चाहिए। या डेसिमेट सूट और ठीक अपने नाप के टेलर द्वारा बनाए सूट को खरीदने के बीच का फर्क होता है। आपको सलाह की फीस जरूर देना चाहिए। खरीदी गई पॉलिसियों या प्रोडक्ट या निवेशों पर कमीशन न दें। सॉरी। यह बहुत लुभावना लगता है कि आप फीस या कमीशन बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि आपको फ़ायदा हो गया। वित्तीय सलाहकारों को उन कंपनियों से कमीशन मिलता है जिनकी पॉलिसियां या निवेश वे आपको बेचते हैं। पैसे की दृष्टि से यह ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। मेरे सलाहकार को भुगतान कोई और करता है, लेकिन हो सकता है कि यह बेहतर सलाह ना हो। आप निष्पक्ष सलाह चाहते हैं तो आपकी परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो और उस सलाह की कीमत चुकाना ही इसे सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। इस तरह सलाहकार आपको सिर्फ उसी कंपनी की पॉलिसियां या निवेश नहीं बेचेगा जो सबसे अच्छा कमीशन देती हैं। मित्रों, नियम नंबर 52 यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 53 पर। छेड़खानी ना करें। मोटी हेडिंग है, छेड़खानी ना करें। रणनीति बनाने के बाद शांति से बैठ जाएं। छेड़खानी करने से कोई फायदा नहीं है। इस बात की संभावना कम है कि आप योजना को सुधार सकते हैं। अलबत्ता इस बात की गुंजाइश जरूर रहती है कि आप इसे बिगाड़ लें। इसके अलावा अगर आप कुछ समय बाद ही चीज़ों को बदलने लगेंगे तो आप पर बहुत से अतिरिक्त शुल्क और पेनाल्टी ठुक जाएगी। आपको जानना होगा कि कब चीज़ों को अकेला छोड़ देना चाहिए। यह उस कहावत की तरह है, छलांग लगाने से पहले देख लें, बहुत दूर तक और अच्छी तरह देख लें। इसके बाद अपनी योजना बनाएं और निर्णय लें। इसके बाद इसे अकेला छोड़ दें। इससे छेड़खानी न करें। देखने का मतलब है संभावनाओं को तौलना, सलाह लेना, सकारात्मक और नकारात्मक बातों पर विचार करना। छलांग लगाना उस जानकारी पर काम करना है, लेकिन जब आप छलांग लगाने का फैसला कर लें तो फिर उसे लगा लें। जब आप अपनी योजना, लक्ष्य, रणनीति, मंजिल, निशाने, महत्वाकांक्षाएं और मंजिल तय कर लें तो फिर समर्पित रहें। डरना या दहशत में आना बहुत आसान है। हम सभी को बेरोजगारी, गरीबी, वित्तीय झांसों, पीछे रहने, नीचे गिरने, कर्ज में डूबने से डर लगता है। मैं यह सब झेल चुका हूँ। योजना बनाने के बाद डर के कारण मुझे लकवा मार गया और मैं बरसों तक एक ही नौकरी करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं बाहर निकलने के बाद बच पाऊँगा। जब मैंने बाहर निकलने वाला कदम उठा लिया तो मैं अच्छी तरह बच गया। हम हमेशा बच जाते हैं। योजनाओं और छोटी मछलियों को एक जैसा पकाने की ज़रूरत होती है। कड़ाही में डालने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दें, वरना वे बिखर जाएंगी। उन्हें कड़छी से न हिलाएं, वरना वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। उनके साथ छेड़खानी न करें, अपना दिमाग न बदलें और बार बार हेर फेर न करें।
अगर आप छेड़खानी करते रहेंगे तो आपको बहुत कम लाभ होगा, और इससे भी बुरी बात यह होगी कि जल्दी बेचने पर ज़्यादा शुल्क देने होंगे। कई निवेश दीर्घकालीन होते हैं, और छेड़खानी का मतलब है कि अधिक भुगतान करना तथा पूरे फायदों की फसल ना काटना। निश्चित रूप से आपको पूरी स्थिति और बाजार पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन अपनी रणनीति से चिपके रहें और अपना होमवर्क करने के बाद शांति से बैठे रहें। दहशत में ना आएं और छेड़खानी ना करें। मित्रों, यहीं पर नियम नंबर 53 पूरा होता है और भाग नंबर 15 भी। अब मित्रों, अगले भाग में नियम नंबर 54 की बात की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।